अनिकेत अपनी माँ के पैर पकड़कर बैठा होता है। तू क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है? छोड़ मेरे पैर। नहीं माँ, नहीं छोड़ूंगा मैं। आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अरे मानने जैसी कोई बात होती तब मान लेती ना। अरे ऐसे कैसे मैं तेरी शादी किसी के भी साथ करवा दूं? क्या माँ आप भी? वो किसी भी थोड़ी ना है। मैं जानता हूं ना उसे। 7 सालों का रिश्ता है हमारा। जितना आप मुझसे प्यार करती हो उतना ही प्यार श्वेता भी मुझसे करती है। अच्छा, अब उस लड़की का 2 दिन का प्यार इतना ज्यादा हो गया है तेरे लिए कि तुझे मेरा प्यार दिखाई ही नहीं दे रहा। अरे मैंने तुझे अकेले पाला है। तेरे पापा तो तेरे बचपन में ही गुजर गए थे और मैंने ही तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। और अब तू ही मुझे छोड़ रहा है। अरे नहीं माँ, किसने कहा कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ? मुझे पता है कि आपने ही मुझे पाला है और आप मुझसे बहुत प्यार करती हो। लेकिन माँ, आप ये भी तो समझिए ना कि श्वेता ने मेरा भी कितना साथ दिया है। वो मुझे अच्छे से समझती है और वो आपको भी बहुत प्यार करेगी। अरे ऐसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। ये किसी की सगी नहीं होती। अभी तो ये अच्छे से बात करती है, लेकिन देखना, शादी के बाद यही लड़की तुझे रुला देगी। ऐसा नहीं है माँ। अब आप भी तो श्वेता से मिली ही हो ना। कितनी अच्छी लड़की है वो चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन मैं उससे तेरी शादी कभी नहीं करवाऊंगी। और ये बात यही खत्म कर। ठीक है माँ, अगर आपकी यही जिद है तो मैं भी अब किसी से भी शादी नहीं करूंगा। आपको अपने बेटे की खुशी से ज्यादा अपनी अकड़ प्यारी है और आपको मेरी पसंद पर जरा भी भरोसा नहीं है। माना कि आपने मुझे अकेले पाला है और इसका आप ये हर जना ले रही हो कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उससे ही मैं शादी नहीं कर सकता। जिसने आज तक मेरा इतना साथ दिया है, अब उसका ही हाथ छोड़ दूं मैं? देख अनिकेत, बस करो माँ। आपको भी पता है कि किसी भी लड़की के साथ कोई ऐसा करे तो उस लड़की का क्या हाल होता है। और मैंने उससे शादी का वादा किया था और अब मैंने ही उसका हाथ छोड़ दिया। ज्यादा नाटक मत कर और ताने मत दे मुझे। चल ठीक है, अगर तेरी खुशी उस लड़की में है तो मैं तेरी शादी उस श्वेता से करवा दूंगा। और आज के बाद ये मत बोलियो कि मुझे तुझसे ज्यादा अपनी अकड़ प्यारी है। क्या? अब सच में मान गई माँ? हाँ, अब तेरी खुशी से ज्यादा मेरे लिए और क्या है। लेकिन उस लड़की से बोल देना कि अगर उसे खाना बनाना और घर का काम करना नहीं आता तो वो अभी सीख ले। अब इतनी तो मेरी चल ही सकती है ना? हाँ माँ, बिल्कुल चल सकती है। आखिर आप उसकी होने वाली सास हो तो उतना तो आपका हक बनता ही है। अनिकेत की खुशी अब 7वें आसमान पर होती है और ये बात वो श्वेता को बताता है। फिर श्वेता भी घर के काम सीखने लगती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में श्वेता और अनिकेत की शादी हो जाती है। और शादी के बाद श्वेता सारा काम अपने हिसाब से करने लगती है। ये क्या है बहू, तेरी नई नई शादी हुई है और तू ऐसे घूम रही है? अब क्या हुआ है माँ जी? एकदम ठीक तो है ये। अरे क्या ठीक है इसमें? नई बहू का श्रृंगार 1 साल तक वैसा ही रहना चाहिए। हाथ में भरी भरी चूड़ियां, मांग भरकर सिंदूर, गले में हार और साड़ी और गहनी। अरे क्या माँ जी, आपने बाहर गर्मी देखी ही है ना। तो इतनी गर्मी में मुझसे ये सब कभी नहीं होगा और ना ही मुझे इसकी आदत है माँ जी। अरे आदत तो किसी को भी नहीं होती, पर तुझे भी थोड़ा समझना चाहिए ना कि अब तेरी नई नई शादी हुई है। देखिए माँ जी, बस नई नई शादी हुई है, उसके अलावा सब पुराना ही तो है। आपका लड़का पुराना, मैं पुरानी, और मेरी आदतें भी तो पुरानी ही रहेगी ना। अरे मैं तुझसे कुछ कह रही हूँ, लेकिन तू है कि समझ ही नहीं रही, बस अपने ही मन की कर रही है। लेकिन मैं भी तो कुछ बोल रही हूँ ना माँ जी, आपको भी तो मेरी बात समझ नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, आप ऐसे मुंह मत बनाइए। मैं कभी कभार आपके हिसाब से तैयार हो जाऊंगी। श्वेता और उसकी सास में कहीं तकरार चलती ही रहती है और ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद श्वेता अपने दोस्त के साथ घर आती है। ये मेरा दोस्त अंगद है माँ जी, ऑफिस में मेरे साथ ही काम करता है।
इसका प्रमोशन हुआ तो ये पार्टी दे रहा था, बस इसीलिए घर आने में लेट हो गया। अब तो घर छोड़ दिया ना, तो अब ये घर जा सकता है। यहाँ रुकने का क्या मतलब है? जी आंटी, बस निकल ही रहा हूँ। फिर अंगद तुरंत वहां से चला जाता है। ये क्या था माँ जी? वो मेरा दोस्त है और उससे बात करने का ये क्या तरीका था? वो अपने घर जा सकता है मतलब? अरे वो हमारे घर पहली बार आया है, तो हमें भी उसे चाय कॉफी के लिए पूछने चाहिए था ना। अरे चाय कॉफी के लिए पूछने की क्या जरूरत है? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये लड़के तेरे दोस्त है ही क्यों। अब ये भला क्या बात हुई माँ जी? अब मैं ऑफिस जाती हूँ तो वहां मेरे लड़के भी दोस्त हैं और लड़कियां भी दोस्त हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे ये सब बेकार घर की लड़कियां करती हैं और तेरी शादी हो चुकी है, इसीलिए तू अब अपने शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान दे, ना कि अपने दोस्तों पर। देखिए माँ जी, मेरा पूरा ध्यान अपनी शादी पर है ही, लेकिन आपका ध्यान शायद मेरी गृहस्थी तोड़ने पर है। अरे मुझ पर ऐसे झूठा इल्जाम लगाने से क्या होने वाला है? जब मेरा बेटा इतना अच्छा खासा कमा रहा है, तो तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? छोड़ देना ये नौकरी। अगर मैं ये नौकरी जरूरत के लिए करती, तो शायद तंग आकर किसी दिन छोड़ भी देती ये नौकरी। लेकिन ये नौकरी तो मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। और आप यही बात अनिकत को बोल सकती हो क्या कि घर में बहू नौकरी कर रही है, तो तू अपनी नौकरी छोड़ दे। अरे भला वो नौकरी क्यों छोड़ेगा? वो लड़का है, तेरा पति है वो। यही तो बात मैं आपको समझा रही हूँ माँ जी, कि रिश्ता मेरा और अनिकेत का बराबर का है और मैंने भी इस घर की जिम्मेदारी को बराबर बांट लिया है। इसीलिए आप अपनी सोच बदलिए। परेशान होकर श्वेता अपने कमरे में चली जाती है और अब तो ये रोज का ही हो गया था। शीला अपनी बहू की किसी भी बात से सहमत ही नहीं होती। ऐसे ही एक सुबह शीला अपने बहू के कमरे का दरवाजा खटखटा रही होती है। अरे बहू, दरवाजा खोल। श्वेता आधी नींद में दरवाजा खोलती है। ये सब क्या चल रहा है तेरा? आज फिर से तू लेट उठ रही है। देख श्वेता, ये सब तो मैंने तुझे शुरू शुरू में बोला नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू रोज ही लेट उठना शुरू कर दे। लेट कहाँ है माँ जी? 10 ही तो बज रहे हैं। 10 ही तो बज रहे हैं? अरे 10 बज गए हैं। दूध वाला दूध देकर चला गया, बच्चे स्कूल चले गए, नौकरी वाले लोग नौकरी पर चले गए, लोगों ने अपनी दुकान खोल ली और अखबार भी घरों में बंट गया, और तू कह रही है कि 10 ही तो बज रहे हैं। अब जिसका जो काम है वो तो करेगा ही ना। आप ये सब बातें मुझे क्यों बोल रही हो? भला मैं इन सब में क्या कर सकती हूँ? देख बहू, अब तो कुंवारी नहीं रही, शादी हो चुकी है तेरी। अरे जल्दी उठकर थोड़ा नहा लिया कर, घर में दिया और धूप जला, पूजा पाठ कर। अरे ऐसे रहना अच्छा लगता है क्या? सास सुबह 6 बजे उठ जाए और बहू की आंख 10 बजे तक खुले ही ना। और अगर तू इतनी लेट उठेगी तो नाश्ता कब करेंगे हम? अरे क्या माँ जी आप भी, मैं रोज 7 बजे उठकर सब काम कर देती हूँ। बस 2 दिन ही तो लेट उठी हूँ और उसमें भी आप मुझे इतना सुना रही हो। और यही 2 दिन तेरी आदत बिगाड़ रहे हैं। प्लीज माँ जी, अगर आपको सुबह का नाश्ता करना है तो खुद बना लीजिए ना। मैं ऑफिस भी जाती हूँ और घर का काम भी करती हूँ, लेकिन आपको इसमें भी दिक्कत है। हमेशा नुक्स निकालना जरूरी है क्या? अब तू इस घर की बहू है और ये सारे काम करना तेरा फर्ज है। और आप मेरी सास हो, तो बहू को समझना आपका भी फर्ज है। इसलिए थोड़ा आप भी समझ लीजिए। जाने दो, नहाने जा रही हूँ मैं अब। इतना कहकर श्वेता नहाने चली जाती है और शीला को काफी गुस्सा आता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और कुछ दिनों के बाद श्वेता ऑफिस से काफी लेट घर आती है। हे भगवान, मेरी कमर! आज तो ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम था। काफी दर्द कर रही है मेरी कमर। अरे कोई बात नहीं श्वेता, तुम थोड़ा आराम कर लो। अरे नहीं नहीं, आराम तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मुझे तो अब भी काम करना है। कल सुबह मेरी बहुत ही जरूरी मीटिंग है।
इसलिए उसकी तैयारी करनी है मुझे। तो क्या ऑफिस से आने के बाद भी तू यही काम करेगी? तो काम है तो करना ही पड़ेगा ना माँ जी। और खाना क्या तेरे बॉस आकर बनाएंगे क्या? अपने सर से बात कर बहू, और बता दे उन्हें कि अब तेरी शादी हो चुकी है, घर संभालना होता है तुझे, इसलिए ऑफिस का काम ऑफिस में ही रखे। ऐसा नहीं होता माँ जी। और एक बार ये मीटिंग हो जाए तो काम का इतना स्ट्रेस भी नहीं होगा। हाँ हाँ, बहुत देखा है मैंने ऐसा स्ट्रेस। अच्छा सुन, तुझे जो भी काम करना है वो बाद में कर लेना, लेकिन अभी के लिए मेरे लिए दाल खिचड़ी बना दे। उसे खाने की मेरी बहुत दिनों से इच्छा हो रही है। ठीक है माँ जी। फिर कुछ ही देर बाद तीनों डाइनिंग टेबल पर आते हैं और खाना देखकर शीला का मुंह बन जाता है। ये तूने क्या बनाया है बहू? मैंने तुझे दाल खिचड़ी बनाने को कहा था, लेकिन तूने तो मैगी बना दी। हाँ माँ जी, और अब जो बना है वही खा लीजिए ना। मैं सच में बहुत थक गई हूँ। मेरी कमर भी बहुत दर्द कर रही है, और मेरी एक वीडियो कॉल पर अपडेट चल रही थी ना, तो इसलिए मैंने मैगी ही बना दी। अरे पर मैं ये सब नहीं खाती बहू, और दाल खिचड़ी बनाने में तो थोड़ा ही समय लगता है। अरे क्या माँ जी आप भी, कल आपके लिए मैंने कढ़ी तो बनवाई ही थी ना, और मैं आपकी पसंद का ही खाना बनाती हूँ, इसलिए जो बनाया है खा लीजिए। बस आज के दिन ही तो एडजस्ट करना है। नहीं, ये सब मुझे बिल्कुल नहीं खाना। देख रहा है ना तू अनिकेत कि हमारे घर में क्या चल रहा है? माँ, तू तो रहने ही दे। तू तो अपनी बीवी की ही तरफदारी करेगा। तू मेरे साथ चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। फिर शीला अपने बेटे को कमरे में लेकर जाती है। बस बहुत हो गया अब, और अब तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। कौन सी बात माननी है माँ? क्या हुआ है? मैंने तेरी बात सुनकर श्वेता से तेरी शादी करवा दी थी, लेकिन ये लड़की मेरी कोई बात नहीं सुनती। अब देख, तेरे सामने ही मैंने उसे कहा था कि आज दाल खिचड़ी बना दे, लेकिन इस लड़की ने तो मैगी बना दी। पर माँ, वो ऑफिस का ही तो काम कर रही थी ना, और आज तो वो बहुत थक गई थी, इसलिए उसने मैगी बना दी। देख, अब तू भी उसी की साइड ले रहा है। मैं कुछ नहीं जानती। मैंने उस दिन तेरी बात सुनी थी और इससे तेरी शादी करवा दी, लेकिन अब तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी। ठीक है माँ, बताओ आप, आखिर कौन सी बात सुननी है आपकी? मैंने तेरे लिए दूसरी लड़की देख ली है, और तू अब उसी से शादी कर रहा है। ये आप क्या कह रही हो माँ? मैं तो शादीशुदा हूँ, और इसमें मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? और आपने श्वेता के बारे में सोचा है क्या? ये सुनकर उसे कैसा लगेगा? देख, अब भी तो उसी लड़की के बारे में सोच रहा है। अरे अपनी माँ का दुख नहीं दिख रहा क्या तुझे? मैंने आज तक तेरी ही खुशी के बारे में सोचा है, और तू है कि मेरी एक बात नहीं मानता। ऐसी बात नहीं है माँ, आप मेरी दुनिया हो, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। ठीक है फिर, अगर तू मेरी पसंद की लड़की से दूसरी शादी नहीं करेगा तो तू मेरा मरा मुंह देखेगा। मैं आज अभी से अन्न और जल का त्याग करती हूँ। अरे नहीं माँ, ऐसा मत करो ना। अच्छा ठीक है, अब जैसा कहो मैं वैसा ही करूंगा। अपनी माँ के जिद के आगे अनिकेत घुटने टेक देता है, और फिर श्वेता को बिना बताए शीला अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देती है, वो भी अपनी पसंद की लड़की से। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये है तिवारी निवास। इसमें प्रतिभा और उमंग दोनों अपने बेटे और बहू के साथ रहते हैं। छोटा बेटा रोहित एक बड़ी पोस्ट वाली नौकरी पर काम करता है, और उसकी बीवी जानवी एक अमीर घराने की लड़की होती है। ऐसे ही एक रोज, अरे माँ जी, आप इंसान हो या बकासुर? अरे घर में कितना सारा खाना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप मेरा ब्रेड खा गई। अब देखिए, मुझे अभी ब्रेड जाम खाने का बड़ा मन कर रहा था। अरे ओ उल्लू की पट्टी, तेरा वो बेस्वाद ब्रेड मैंने नहीं खाया, तो फिर चंद घंटों में चूहे आकर खा गए क्या? कुछ भी कहती हो माँ जी।
वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, कुछ देर पहले मैं जब फ्रिज में ठंडा छाछ निकालने गई थी, तब मैंने तेरे उस ब्रेड को देखा था वहां पर। तो फिर ब्रेड गया तो गया किधर? अरे जानवी, तुम्हारा ब्रेड तो मैंने सागर को दे दिया। वो आज नाश्ते में उसे ब्रेड खाने का मन कर रहा था ना, इसीलिए मैंने उन्हें ब्रेड टोस्ट करके दिए। अरे भाभी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? वो ब्रेड मेरा था, और आप जो ब्रेड लाती हो ना, वो 30 रुपए का होता है। लेकिन मेरा वाला ब्रेड ब्रांडेड था, वो तो पूरे 100 रुपए का आता है। अरे आप जैसे मिडिल क्लास गरीब लोगों की हैसियत ही नहीं है वो ब्रेड खाने की। इडियट कही की। क्या? जानवी, अपनी जबान संभाल कर बात कर। भूल मत, ये तेरी जेठानी है। तुझे यहाँ पर आए हुए 2 महीने हुए हैं, और तेरे नखरे तो एकदम 7वें आसमान को छू रहे हैं। हाँ तो फिर मैंने गलत क्या कहा माँ जी? इन्होंने मेरा वाला ब्रेड भाई साहब को देने से पहले मुझसे पूछा था क्या? नहीं ना? तो गुस्सा नहीं आएगा क्या मुझे? ऐसी बात नहीं है जानवी, मैं तुमसे पूछने आई थी, लेकिन तुम अपने कमरे में थी ही नहीं। और रही बात पूछने या ना पूछने की, तो हम तो एक ही परिवार है ना, तो इसमें मेरा तुम्हारा कब से आने लगा? और ये अमीर और गरीबी का फर्क तुम क्यों कर रही हो? इतनी बदतमीजी के साथ पेश आने की कोई जरूरत नहीं है। वाह, आपको मेरी बदतमीजी बराबर नजर आ रही है। लेकिन एक बार अपनी भी गलती पर गौर कीजिए। बड़ी आई अपने पति को मेरा महंगा ब्रेड खिलाने वाली। और खबरदार, जो आज के बाद मेरी किसी भी चीज को मेरी इजाजत के बिना हाथ भी लगाया तो। इतना कहकर जानवी वहां से चली जाती है। शादी के पहले तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये मासूम सी शक्ल वाली जानवी एक नंबर की चुड़ैल निकलेगी। इसमें तो जरा भी तमीज नहीं है। आने दो रोहित को और तेरे पापा जी को। आज तो मैं इसकी जम के शिकायत करूंगी, और इसकी अक्ल तो तभी ठिकाने पर आएगी जब ये अपने पति और ससुर की डांट खाएगी। नालायक कही की। अरे नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। अब जानवी में इतनी समझ नहीं है ना, इसीलिए वो ऐसी छोटी छोटी बातों पर लड़ झगड़ पड़ती है। लेकिन देखना आप, वक्त के साथ उसमें समझदारी भी आ जाएगी। अब ये तो भगवान ही जाने। और दाद देती हूं मैं तेरी सहनशीलता को, वरना तेरी जगह पर अगर कोई और होती ना, तो अब तक वो तेरी देवरानी की खटिया खड़ी कर देती। जानवी को अपने पैसों पर बहुत गुरूर होता है। अरे रोहित, मुझे रिया के घर जाना है, और उसका घर तो तुम्हारे ऑफिस के रास्ते पर ही आता है, तो प्लीज मुझे वहां तक ड्रॉप कर दो ना। नहीं जानवी, आज मुझे हमारे ऑफिस के दूसरे ब्रांच जाना है। कुछ जरूरी पेपर वर्क है, इसीलिए आज मैं दूसरे रास्ते से जाने वाला हूँ। हाँ तो तुम मुझे पहले रिया के घर ड्रॉप कर दो ना, फिर उसके बाद चले जाना ऑफिस। ओफो जानवी, देखो, यहीं पर 9:45 बज चुके हैं, और 10:30 बजे तक मुझे वहां पर किसी भी हाल में पहुंचना है। इसीलिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन तुम ऑटो से चली जाओ ना, ठीक है ना? चलो बाय, आता हूं मैं। इतना कहकर रोहित वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। जानवी, हमारे घर के बगल में ही ऑटो स्टैंड है, तो तुम वहां से ऑटो ले सकती हो। अरे आप क्या पागल वागल हो गई हो क्या भाभी? मैं और ऑटो में? नो चांस। इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे जो मैं एक ऑटो में घूमू फिरूं। मैं तो अपने लिए स्टाइलिश कैब बुक करूंगी और उसी में जाऊंगी। और ये ऑटो वगैरह तो आप जैसे लोगों पर ही सूट करता है, मुझ जैसे हाई क्लास वाले लोगों पर नहीं। ये सब क्या है जानवी? हर बात में ये क्लास क्यों लेकर आती हो तुम? और इतना अपनी अमेरिका घमंड करना अच्छी बात नहीं है। अब आपको मेरे इस बर्ताव को घमंड समझना है तो समझ सकते हो, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक रोज जब जानवी उमंग और प्रतिभा के कमरे के बाहर से गुजर रही होती है, तभी। अरे क्या हुआ प्रतिभा, तुम मुझसे 2,000 रुपए क्यों मांग रही हो? और अचानक से तुम्हें इन पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? क्या अभी? अब इतने सवाल जवाब मत कीजिए ना। मुझे जरूरत है उन पैसों की, इसीलिए मांग रही हूँ। अब दीजिए ना। अच्छा बाबा, ये लो। जी शुक्रिया। चलो,
अब मैं जरा बाहर से टहल कर आता हूँ। सुमन से कहना कि 6 बजे तक चाय बनाकर रख दे, और चाय के साथ अगर वो गर्मा गर्म नमकीन पराठे मिल जाते तो बहुत मजा आ जाएगा। आप और आपके ये चस्के, जाइए, कह दूंगी मैं सुमन से। फिर उमंग के जाते ही प्रतिभा खुद से कहती है, माफ कीजिए उमंग जी, आपको मैं हर बात बताती हूँ, लेकिन ये बात मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। हर महीने रोहित और सागर सबके सामने मुझे अपनी अपनी तनख्वाह देते हैं, और इस महीने मेरे सागर के पास 2,000 रुपए कम है, और इसीलिए मुझे आपसे ये पैसे मांगने पड़े, ताकि मैं ये पैसे सागर को दे सकूं। और वो जब सबके सामने मुझे पैसे दे तो वो पैसे पूरे हो, ना कि आधे। प्रतिभा की ये बातें जानवी सुन लेती है। अच्छा जी, तो ये माजरा है, अपने ही बेटे की ये बात छुपाई जा रही है। फिर बाद में, लेकिन माँ, ये आप क्या कर रही हो? आपने पापा की पेंशन के पैसे क्यों लिए? मैंने आपसे ये जरूर कहा था कि इस महीने में आपको 2,000 रुपए कम दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं आपको पैसे ही नहीं दूंगा। मैं 10 से 15 दिनों के बाद वो 2,000 रुपए आपको दे दूंगा। इसलिए प्लीज माँ, ये पैसे आप मुझे मत दीजिए। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। देख, रोहित जब मुझे पूरे पैसे देगा तब तू भी अपनी तनख्वाह में ये 2,000 रुपए जोड़कर मेरे हाथ में दे देना, वरना अगर तूने कम पैसे दे दिए तो वो जानवी फिर से कोई बखेड़ा कर देगी। ओफो माँ, तुझे मेरी कसम बेटा, ये पैसे तो तुझे लेने ही होंगे। अब सागर को ना चाहकर भी उन पैसों को अपनाना ही पड़ता है। और फिर बाद में वो और रोहित दोनों प्रतिभा के हाथ में पूरे पैसे दे देते हैं। और तभी, वाह, बहुत अच्छा तमाशा चल रहा है यहाँ पर, वो भी एक ही घर में। लेकिन क्या हुआ है जानवी? ये अचानक से तुम क्या बोलने लगी हो? बोलूंगी नहीं, मैं तो अब आप सबको कुछ दिखाने वाली हूँ। फिर जानवी सबको एक वीडियो दिखाती है जिसमें प्रतिभा अकेले में अपने आप से बातें कर रही होती है। और वो वीडियो देखकर घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इस महीने सागर भाई साहब ने 2,000 रुपए कम दिए हैं, जिसके लिए माँ जी ने पापा जी की पेंशन में से 2,000 रुपए लिए और वही भाई साहब को पकड़ा दिए। देख लो रोहित, कितना प्यार है इन्हें अपने बेटे से। अरे इस तरह से कोई गलतियां छुपाता है क्या? बस कर जानवी, तू कभी नहीं सुधरने वाली। अरे इसमें सागर की क्या गलती है? उसकी तनख्वाह में 2,000 रुपए कट के आए हैं, क्योंकि उसने अपने बॉस से कुछ पैसे उधार लिए हैं। हाँ, तो ये बात छुपाने का प्लान क्यों बनाया आपने माँ जी? सरेआम कह देती ना कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन नहीं, आपको तो सब कुछ छुपाना था। हाँ, तो ये बात अगर माँ ने छुपा भी ली तो इसमें गलत क्या है? हर बात को रबर की तरह खींचना तुम्हारी आदत सी बन गई है। और वैसे भी ये पैसे लेने के लिए मैंने माँ को पहले ही मना किया था कि ये सब मत करो, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी कसम दी और इसीलिए मुझे ये पैसे अपनाने ही पड़े। वाह, क्या बात है। देखो जानवी, मैं बहुत तमीज से पेश आ रहा हूँ, इसलिए तुम भी अपनी मर्यादा में रहो। रोहित, समझाओ अपनी बीवी को। अरे वो क्या समझाएगा मुझे? और आप जैसे एहसान फरामोश लोगों से मैं और क्या ही उम्मीद रख सकती हूँ? अरे आप जो नौकरी कर रहे हो ना, वो भी आपको मेरे पापा ने ही लगवा कर दी है, वरना 50 जगह पर धक्के खाकर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही थी। और एक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार ही बर्ताव करना चाहिए। जानवी, अपनी हद में रहकर बात कर। हाँ जानवी, और भैया से बात करने का ये क्या तरीका है? लेकिन मैं कुछ गलत थोड़ी ना बोल रही हूँ, बल्कि मैं तो सच ही बोल रही हूँ ना, और इसीलिए इन सबको मिर्ची लग रही है। अरे अब चुप हो जा, बहुत बोल गई तुम। अरे हर रोज बस इसे नया नया तमाशा करने के लिए कहो, और कुछ आता है क्या इसे? और नहीं तो क्या, इसने तो हम सबको बेवकूफ समझ के रखा है। ठीक है, अगर मेरे कारण आप सबको इतनी ही दिक्कत हो रही है तो अब मैं यहाँ पर रहूंगी ही नहीं। जा रही हूं मैं ये घर छोड़कर। अरे जानवी, अब ये क्या बचपना है? जरा तो सोच समझकर फैसले लो ना। आप तो चुप ही रहिए भाभी।
और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब आप ही की वजह से हो रहा है। अरे आपके ही कारण ये सब मुझे इतना गलत समझ रहे हैं। ये तुम क्या बोल रही हो जानवी? रहने दो सुमन, अगर इसे जाना है तो जाने दो। वैसे भी इसका हमारे घर में रहकर कोई फायदा नहीं है। अरे घर का सारा काम तो तुम ही करती हो और ये मोहतरमा तो बस आराम ही फरमाती रहती है। इसीलिए इसे जाना है तो जाने दो और इसे तो अपने अमीर मायके में जाकर ऐश करने दो। जानवी, जानवी रुको तो। अब जानवी गुस्से में अपना सामान पैक करने लगती है। अरे माँ जी, रोकिए ना जानवी को। गुस्से में अक्सर व्यक्ति गलत फैसले लेता है। बात करके भी सब कुछ ठीक किया जा सकता है ना। बस करो सुमन। अरे तुम तो रोज इतना अपमान सहन करती हो, उससे तुम्हारा पेट नहीं भरता क्या? अरे खुद का पहले सम्मान करना सीखो। माना कि रिश्तों के लिए अक्सर खुद को झुकाना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो गलती सरासर जानवी की ही है। इसलिए अब तुम इस मामले में कुछ भी नहीं बोलोगी। बहुत बन ली तुम अच्छी। वही दूसरी तरफ, ये सब क्या है जानवी? अरे क्या कर रही हो तुम? अंधे हो क्या? दिखता नहीं क्या पैकिंग कर रही हूं मैं और जा रही हूं मैं यहाँ से, और मेरे साथ तुम्हें भी चलना होगा। क्या? हाँ, इसमें मैं तुम्हारा भी सामान पैक कर रही हूँ। अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, इसीलिए तुम्हें मेरी कसम रोहित। लेकिन अब तुम पर निर्भर है कि तुम्हें अपने इस बुज़दिल परिवार को चुनना है या फिर अपनी प्यारी बीवी को। यार जानवी, ये किस दुविधा में तुम मुझे फंसा रही हो? मेरे लिए तो दोनों ही एक बराबर महत्वपूर्ण है। प्लीज बात को समझने की कोशिश तो करो ना, और ये गुस्सा छोड़ दो। नहीं रोहित, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बड़े भाई और भाभी को ही ज्यादा प्यार करते हैं। अरे उन लोगों को तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है, और अगर है भी ना तो वो केवल पैसों तक ही है। और इससे अच्छा तो यही होगा ना कि हम दोनों अलग होकर अपने खुद के घर में रहें, और उससे हमें सुकून भी मिलेगा। पर ये रोज रोज की चिक चिक में क्या रखा है? क्या? और नहीं तो क्या रोहित। अरे माँ जी और पापा जी के मन में तो तुम्हारे लिए इतना कुछ भी नहीं है जितना कि सागर भाई साहब के लिए है। रोहित अब बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाता है, और अब उसे ना चाहकर भी जानवी के साथ घर छोड़ना ही पड़ता है। दोनों घर के बाहर निकल रहे होते हैं कि तभी वहां पर उमंग आ जाते हैं और प्रतिभा उन्हें सब कुछ बताती है। अरे ये सब क्या चल रहा है इस घर में? जानवी और रोहित, तुम दोनों इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। नहीं पापा जी, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे आपके आदेश को ठुकराना ही पड़ेगा। मैं और रोहित अब यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, और उसकी सारी वजह आपको पता ही है। और हाँ, आपका और माँ जी का ख्याल रखना। चलो रोहित। जानवी, रोहित बेटा, हमारी बात तो सुनो। रुक जाओ बेटा। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? जानवी और रोहित घर छोड़कर अब चले जाते हैं। मुझे माफ कीजिए माँ जी, पापा जी। आज मेरे कारण ही देवर जी और जानवी एक घर छोड़कर चले गए। नहीं सुमन, अरे तुम माफी क्यों मांग रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे मैं भले ही वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे सब पता चल जाता है। और देखना तुम, जानवी ने आज जो कोई भी फैसला किया है ना, उसे इस बात का एक ना एक दिन पछतावा तो जरूर होगा। अब रोहित और जानवी दोनों अलग से एक नए घर में रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक से सुमन को उल्टी आती है, और जब डॉक्टर से टेस्ट कराया जाता है तब उन्हें पता चलता है कि सुमन प्रेग्नेंट है। क्या? तू माँ बनने वाली है सुमन? और मैं दादी? बाप रे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे इतना ही नहीं, अभी अभी मुझे रोहित का भी कॉल आया था कि कल ही जानवी ने जाकर टेस्ट किया है और वो भी माँ बनने वाली है। क्या? हाँ प्रतिभा, ऊपर वाले का कमाल तो देखो। हमारी दोनों बहुएं एक साथ अपना पहला बच्चा इस दुनिया में लाएगी। भगवान जी, मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि अब जब आपने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तो इन बच्चों के जरिए इस टूटे परिवार को फिर से जोड़ दो। अपनी बहू और बेटे को ऐसे अलग नहीं देख सकती मैं।
फिर प्रतिभा जानवी से मिलने उसके घर चली जाती है। रुक जाइए माँ जी, आप अंदर नहीं आ सकती। क्या? प्रतिभा एकदम हैरान रह जाती है। माँ को अंदर आने दो जानवी, तुम उन्हें क्यों रोक रही हो? नहीं रोहित, ये हमारी माँ जी नहीं रही। अरे इन्हें अब मेरी प्रेगनेंसी की खबर मिली है ना, इसीलिए ये यहाँ पर आई है। और अगर इन्हें हमारी इतनी ही पड़ी होती ना, तो ये तो हमसे उसी दिन मिलने चली आती, जिस दिन हम दोनों घर छोड़कर जा चुके थे। ऐसी बात नहीं है बहू। अरे उस दिन तो कितनी गर्मा गर्मी हो गई थी, तो उसमें मैं भी क्या करती बेटा। देखो, तुम दोनों मेरे अपने ही हो, और अब तेरे पेट में मेरे बेटे का अंश है, और मैं दादी बनने वाली हूँ, और मेरी दोनों बहुएं एक ही समय पर गर्भवती हुई है। अरे मुझसे ज्यादा खुशनसीब और कोई हो ही नहीं सकता। दोनों नहीं माँ जी, आप तो बस यही मानकर चलिए कि आपकी सिर्फ एक ही बहू गर्भवती है। अरे हम आपके कहाँ पर है, और आप तो बस कहने के लिए कहती हो, लेकिन असल में आपके लिए तो बस भाई और भाई साहब ही मायने रखते हैं। अरे नहीं बहू, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए तो मेरे चारों बच्चे एक बराबर ही है। तेरे पापा जी की सो, और तेरा नाराज होना भी जायज है, लेकिन तूने भी तो कितनी गलतियां की है ना। खैर, भूली बिसरी बातों को भूल जा, और मन में कड़वाहट की जगह मिठास घोल। खैर, आ जाइए अंदर। मैं आप लोगों की तरह इतनी भी कठोर दिल नहीं हूँ। आइए, पानी लेकर आती हूँ मैं आपके लिए। माँ, जानवी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसे आपके साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा। अरे ये लड़की तो पागल ही है, इससे और क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। ना जाने ये लड़की कब समझदार बनेगी। फिर जानवी रसोई में से पानी ला कर देती है। और आप लोग तो वहां पर बड़े खुश होंगे ना, जानवी नाम की बला जो टल चुकी है। क्यों, सही कहा ना मैंने? ये तो क्या कह रही है बहू। अब देख, तू ही खुद को बला कह रही है, और सच कहूं तो तेरे मन में ही सारी गलत सोच है, लेकिन हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ रहने दो, सब पता है मुझे। ये ले, ये फल और जूस लाई हूं मैं तेरे लिए। अब से तुझे हर एक पदार्थ सोच समझकर खाना होगा, क्योंकि अब तू जो भी खाएगी ना, उसका असर तेरे बच्चे पर पड़ेगा। इसलिए जितना पौष्टिक खाना खाएगी, उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा। समझी कि नहीं? आप जाकर अपनी बड़ी बहू की ही चिंता कीजिए माँ जी, क्योंकि मेरी माँ तो मेरे लिए नौकर चाकर भेज रही है। मुझे तो किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी बेटा, खुद का ख्याल तो तुझे खुद ही रखना पड़ेगा ना। ठीक है माँ जी, समझ गई मैं। जानवी की माँ उसके घर पर 2 नौकर भेजती है। वही दूसरी तरफ सुमन का ध्यान प्रतिभा रखती है। क्या हुआ सागर, तुम इतनी चिंता में क्यों लग रहे हो? कोई परेशानी वाली बात है क्या? नहीं सुमन, मैं तो बस ये सोच रहा था कि अब मैं जहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, वो नौकरी मैं अब छोड़ दूँ। क्या? लेकिन क्यों सागर? ये नौकरी तो कितनी अच्छी है। माना कि अभी तनख्वाह थोड़ी कम है, लेकिन आगे चलकर बढ़ ही जाएगी ना। हाँ सुमन, लेकिन कल को फिर से वो जानवी मुझे ताना ना मार दे, और फिर से मुझे अपना अपमान नहीं कराना है। इसीलिए कह रहा हूँ, यही एक रास्ता है मेरे पास। और तुम चिंता मत करो, आने वाले हफ्तों में मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, फिर उसके बाद कोई नई नौकरी ढूंढ लूंगा। अरे मुझे तो उसका कोई भी एहसान नहीं रखना। नहीं सागर, ठंडे दिमाग से काम करो। देखो, जिस जगह पर तुम अभी काम कर रहे हो, वो भले ही जानवी के पापा ने लगवा कर दी है, लेकिन तुम वहां पर अपनी काबिलियत और हुनर के बलबूते ही काम कर रहे हो ना, तो उसका सारा श्रेय तो तुम्हें ही जाता है ना। वो बात तो है सुमन, लेकिन लेकिन छोड़ो सागर, और ये गलत फैसला मत लो। और वैसे भी अभी तो हम एक नन्ही जान को इस दुनिया में लाने वाले हैं, और हमें हमारे आने वाले भविष्य के लिए पैसे जोड़ने होंगे। भगवान ना करे, लेकिन अगर ये नौकरी छोड़कर तुम्हें कहीं और नौकरी नहीं मिली, तब तुम क्या करोगे? जरा हर तरफ से सोच के देखो सागर।
ठीक है सुमन, वैसे तुम्हारी बात भी सही है। मैं नहीं छोड़ूंगा ये नौकरी। और मैं तो वहां पर अपनी मेहनत के कारण ही टिका हुआ हूँ, ना कि जानवी के पापा के कारण। उन्होंने तो बस जरिया दिया है, इसलिए उसके कारण मुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ सागर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब अक्सर जानवी की माँ सरोज उसके घर पर आया जाया करती है। ऐसे ही एक रोज, अरे जानवी बेटा, तू क्यों उठ रही है? लेट जा। अरे तुझे तो दिन रात बस लेटे ही रहना है। ए बेटा, जा, जाकर मेरे लिए मैंगो जूस लेकर आ। और हाँ, उसमें आम के टुकड़े भी डाल देना। माँ जी, जानवी पेट से है, बीमार नहीं, जो इसे दिन रात आप बिस्तर पर लेटने के लिए कह रही हो। अरे शरीर में हलचल होनी भी जरूरी है ना। अगर ये नौकरों के भरोसे रही तो कैसे चलेगा? और ये अगर घर के भी थोड़े बहुत काम करेगी तो ये सब इसी के लिए अच्छा होगा। और इस तरह से एक ही जगह पर लेटे रहने से इसकी तबीयत खराब हो सकती है। और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रोहित? हमारी बेटी अमीर घराने की है और ये कोई काम धाम नहीं करेगी, और इस हालत में तो हरगिज नहीं। जानवी बेटा, तू आराम कर, और तुझे अगर मन करे तो ही दूसरे काम कर, वरना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ, और आप सही कह रही हो। ये सब क्या है माँ जी? आप जानवी को गलत सीख क्यों दे रही हो? माना कि जानवी के इर्द गिर्द नौकर है, पैसा भी भरपूर है आपके पास, लेकिन कुछ कुछ चीजें तो खुद से ही करनी पड़ती है ना। बस करो रोहित, अब तुम मुझे बताओगे क्या कि मुझे अपनी बेटी को क्या सीख देनी चाहिए और क्या नहीं? पर माँ जी, अरे रोहित, तुम्हें ऑफिस जाने के लिए देर नहीं हो रही क्या आज? चलो, अब जल्दी से जाओ ऑफिस के लिए, और शाम में भी जल्दी लौटना। रोहित अब चुपचाप ऑफिस चला जाता है। और बता, तेरी जेठानी का क्या हाल है? अरे मैं तो कहती हूँ सबसे सुंदर बच्चा तो तेरा ही होगा। वैसे भी वो ठहरी गरीब, और गरीबों के बच्चे तो होते ही बदसूरत है। तेरे लिए तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। हर एक दिन अच्छा अच्छा खाना खा, और वो सब कर जो तुझे खुशी दे। हाँ माँ, आपने सही कहा। और मैं उन लोगों से इतनी बात ही नहीं करती, बस कभी कभार फोन या वीडियो कॉल पर बात कर ली तो कर ली, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। हाँ, वैसे माँ जी तो मुझे दिन में 50 बार फोन करती है, लेकिन मैं तो उनका फोन 2 दिन में एक ही बार उठाती हूँ। अरे वाह, ये तो तू एकदम सही कर रही है बेटा। और अच्छा ही हुआ जो तू प्रेग्नेंट होने से पहले ही उस घर को छोड़कर आई, वरना तो उस घर में उन मनहूस लोगों के साथ रहकर तुझ पर और बुरा असर पड़ सकता था, जिसका असर तेरे सेहत और तेरे बच्चे पर भी पड़ता। और उस बुढ़िया को अकेले ही संभालने दे अपनी लाडली बहू को। वही दूसरी तरफ देखो सुमन, तुम्हारे लिए मैं ये इमली की टॉफियां लेकर आया हूँ, वो भी पान की टपरी से, जहां पर पूरे 50 लोगों की लाइन लगी हुई थी। खाओ बेटा, तुम्हारा बहुत मन था ना इसे खाने का। हे भगवान, पापा जी, आपने मेरे लिए इतनी दिक्कत क्यों ली भला? अरे आपको तो पहले ही डॉक्टर ने मना किया है ना कि आप इतने देर खड़े नहीं रह सकते, आपको ज्यादातर आराम ही करना है। देखिए ना माँ जी, पापा जी तो कुछ सुनते ही नहीं है, अब आप ही समझाओ इन्हें। अरे कोई बात नहीं बहू, यही तो वो लम्हे होते हैं जहां पर हम ये सब प्यार से कर सकते हैं। और तू और जानवी तो हमें जीवन की सबसे बड़ी खुशी देने वाली हो। हाँ बहू, हम बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं, इसलिए हमें तुम्हारी जितनी सेवा करनी है करने दो बेटा। आप दोनों तो सच में बहुत अच्छे हो। धन्यवाद आप दोनों का। मेरे तो माता पिता नहीं हैं, लेकिन जिंदगी के इस पड़ाव में आप दोनों के होते हुए मुझे उनकी कमी भी महसूस नहीं हो रही। और माँ जी, आप तो दिन रात आपसे जितना भी काम होता है उससे कई गुना ज्यादा काम कर रहे हो, और पापा जी भी बाहर का सारा काम कर रहे हैं, और ये सब आप मेरे और मेरे कोख में पल रहे बच्चे के लिए कर रहे हैं। सच में मैं आप दोनों की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अरे बस भी कर बहू, रुलाएगी क्या हम दोनों को? दया रे दया, नजर ना लगे इस परिवार की खुशियों को। अरे रोमा बहन, आओ ना, अंदर आओ,
हाँ हाँ, मैं तुम्हारे घर के पास से ही गुजर रही थी। सोचा कि आप लोगों को मिलती चली जाओ। सब कुछ अच्छा है, बस जानवी बहू और रोहित की कमी है। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ रोमा बहन, वो तो है, लेकिन क्या हुआ जो वो दोनों अलग रहते हैं? एक माँ के लिए उसके बच्चे हमेशा उसके दिल में ही रहते हैं और वहां से उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। और मैं तो हर 2 दिन में वहां पर जाती ही रहती हूँ और उनकी सारी खबर भी लेती हूँ। बस यही प्रार्थना करिए भाभी जी कि हमारी दोनों बहुएं अपना पहला बच्चा सही सलामत पैदा करें और हमारे घर में सिर्फ खुशहाली ही बनी रहे। हाँ हाँ जरूर, इसमें कहने वाली भी कोई बात है क्या? अरे प्रतिभा बहन तो मेरी जीजी समान है, तो इनकी बहुएं तो मेरी ही बहुएं हुई ना। बैठिए ना काकी जी, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं सुमन, तू बैठकर इनसे गप्पे लड़ा, तब तक मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। आई है रोमा बहन? हाँ हाँ आराम से। लेकिन रोमा भी कुछ कम नहीं होती। वो अब जानबूझकर जानवी के घर चली जाती है और वो उसे जाकर सब कुछ बताती है। क्या कहा आपने? माँ जी और पापा जी उस गरीब फटीचर सुमन की सेवा कर रहे थे? हाँ जानवी, अरे मुझे तो ये भेदभाव देखकर बड़ा दुख हो रहा है। अरे प्रतिभा बहन और उमंग भाई साहब को थोड़ा सोचना चाहिए था ना। अब रोहित और तुम तो उनके अपने ही हो। अरे वो तो ऐसे ही है। और आपने उनसे मेरे और रोहित के बारे में कुछ पूछा नहीं क्या? अरे पूछा था ना, लेकिन प्रतिभा ने तो कुछ जवाब ही नहीं दिया, सुनकर अनसुना कर दिया। और इसी से साफ साफ पता चलता है कि उन्हें तुम्हारी और रोहित की कितनी परवाह है। हाँ काकी जी, आपने सही कहा। जानवी को अब बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपने ससुराल चली जाती है। और तभी, अरे जानवी बहू, तू यहाँ पर? चलो अच्छा हुआ जो तू खुद से ही आ गई। देख बेटा, मैंने गोंद के लड्डू बनाए हैं और मैं ये तेरे लिए लेकर ही आने वाली थी, लेकिन अब तू यहाँ पर आ गई है ना, तो दोनों बहुएं साथ मिलकर ये लड्डू खाओ। और हाँ जानवी, साथ ही मुझे तुमसे तुम्हारे डॉक्टर का पता भी पूछना था। वो मेरा नाम हॉस्पिटल में लिखवाना है ना, और मुझे तो कोई अच्छा हॉस्पिटल मिल ही नहीं रहा। पहली बात तो ये है कि मैंने ये गोंद के लड्डू आपके देने से पहले ही खा लिए हैं। अरे मेरे घर पर नौकर चाकर है और वो लोग मेरे एक कहने पर जो मुझे चाहिए होता है वो सब बना कर देते हैं। और रही दूसरी बात, देखिए भाभी, मैंने जिस हॉस्पिटल में अपना नाम लिखवाया है ना, वहां के डॉक्टर की 1 टाइम फीस ही इतनी ज्यादा है कि वो बढ़ते बढ़ते भाई साहब की हालत खराब हो जाएगी। बस करो जानवी, तुमसे अगर कोई ठीक से बात करता है तो तुम भी बदले में उससे ठीक से बात कर ही सकती हो ना। हर बात में तुम्हें कड़वाहट घोलकर क्या मिलता है? देखो, हर बार हम तुम्हारी बदतमीजी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और भूलो मत, तुम्हारे इसी कारणवश इस घर का बंटवारा हुआ है। अरे वो बंटवारा मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया है, आप लोगों ने ही मुझे मजबूर किया है बंटवारा करने के लिए, वरना मुझे भी अलग रहने से कुछ नहीं मिलने वाला था। खैर, सोचा था इस इलाके से गुजर रही हूँ तो अपने ससुराल से मिलती चली जाऊं, लेकिन आपसे मिलकर तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एकदम मुझे निगेटिव वाइब्स आ रही है। अरे मुझे तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। वैसे भी रोमा आंटी ने मुझे सब बताया है कि कैसे आप और पापा जी भाभी की देखरेख कर रहे हो, और उन्होंने जब आपको मेरे और रोहित के बारे में पूछा तो आपने कोई जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो बहू? ये सब सरासर झूठ है। बस कीजिए माँ जी। अरे झूठा तो आपका प्यार और स्नेह है। बंटवारा होने के बाद तो मैं आपको अच्छे से जानने लगी हूँ। ऐसी बात नहीं है जानवी, रुक जा बहू। लेकिन जानवी प्रतिभा की कोई बात नहीं सुनती और वो वहां से चली जाती है। लगता है रोमा काकी जानवी के घर गई थी और उन्होंने उसे सब मिर्च मसाला लगाकर बताया है ताकि हमारे और जानवी के बीच में मनमुटाव और बढ़ जाए। इस रोमा की तो ऐसी की तैसी, मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगी। पहले ही मेरे परिवार के 2 हिस्से हो चुके हैं और अब ये औरत मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहती है क्या? अब प्रतिभा रोमा को कॉल करके सुनाने लगती है
क्यों रे नालायक नासपीटी। अरे जल कुकड़ी औरत, सत्यानाश हो तेरा। तूने मेरी बहू के घर जाकर उसे मेरे खिलाफ क्यों भड़काया? अरे ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? बुढ़ापे में ये सब कर रही है तू। अरे कहाँ जाकर पाप धोएगी तू अपने? अरे नहीं प्रतिभा बहन, आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने तो उसे जाकर सब अच्छा ही बताया है। अरे मुझे सब पता चल गया है कि तूने वहां जाकर कितना अच्छा बताया है। देख रोमा, अभी के अभी जाकर जानवी को सब सच बता दे कि तूने ही उसे भड़काया है, वरना मैं तेरे घर आकर तेरी कुटाई करूंगी। क्या? अब आगे क्या होगा? क्या रोमा जानवी को जाकर सब कुछ सच बता देगी? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।